हेलो दोस्तों, एमपी लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। तो आइए हम एमपी पीएससी यूनिट 2 के आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमने एमपी पीएससी यूनिट 2 में हमने ऑलरेडी 7 वीडियो बना दिए हैं पूरा। तो आप जाके उनको प्रीवियस वीडियो में कवर कर सकते हैं। अब हम उसके आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे अब बात करते हैं मालवा के लोक नृत्य की। तो पहला बात करते हैं मटकी नृत्य। तो मटकी नृत्य में यह मालवा का एकल नृत्य है। इस नृत्य में महिलाएं ढोलिया या ढोलक की एक खास लय जो मटकी के नाम से जानी जाती है, उसकी थाप पर नृत्य करती हैं। महिलाएं अपनी पारंपरिक वेशभूषा में चेहरे पर घूंघट डालकर नृत्य करती हैं। फिर आड़ा खड़ा नृत्य संपूर्ण मालवा क्षेत्र में किसी विशेष अवसर पर किया जाता है। यह ढोल की पारंपरिक कहरवा और दादरा तालों पर किया जाता है। यह विशेषकर महिलाओं द्वारा साड़ी के पल्लू को पकड़कर किया जाता है। फिर अंट्या नृत्य की बात करते हैं। तो यह पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य के दौरान नृत्य करने वाले युवक एक लय में डंडों को आपस में टकरा कर नृत्य करते हैं। फिर रजवाड़ी नृत्य की बात करते हैं। तो यह लोक नृत्य राजस्थान से मालवा की तरफ आया है। इस नृत्य में ढोल और थाली की ताप पर गीत गाते हुए महिलाएं घूम घूम कर नृत्य करती हैं। फिर टूटिया या नकटोरा विवाह स्त्री परक एक सॉन्ग नृत्य होता है ये। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। गैर होली रंग पंचमी पर होली के अवसर पर इंदौर में आयोजित किया जाने वाला नृत्य है होलकर वंशीय नृत्य है ये। तो मालवा में कितने हो गए? मटकी, आड़ा खड़ा, अंट्या, रजवाड़ी, टूटिया या नकटोरा और गैर। अब निमाड़ के नृत्य की बात करते हैं। तो यह कहाँ? खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी जिले के निमाड़ के अंतर्गत आते हैं, मतलब मध्य प्रदेश का दक्षिणी पश्चिमी एरिया। गणगौर नृत्य की बात करते हैं। तो निमाड़ का यह लोक नृत्य चैत्र मास में देवी पार्वती की पूजा पर किया जाता है। इसमें बांस की टोकरी में गेहूं के पौधे लगाए जाते हैं और शोभ यात्रा निकाली जाती है। महिलाएं तालियां बजाते हुए गीत गाते हुए गोलाकार घूमती हुई नृत्य करती हैं। दुलदुल घोड़ी नृत्य की बात करें तो इस नृत्य में लकड़ी एवं रंग बिरंगी कपड़ों में एक घोड़ी तैयार की जाती है। घोड़ी के साथ नाचने वाला व्यक्ति दूल्हे के समान श्रृंगार करता है। नर्तक विभिन्न मुद्राओं में नृत्य करते हुए घोड़ी नचाते हैं। आड़ा खड़ा नाच की बात करते हैं तो निमाड़ में विवाह के अवसर पर प्रमुख रूप से किया जाता है। डंडा नाच की बात करते हैं तो चैत्र वैशाख नवरात्रि में गणगौर पर्व पर निमाड़ के किसान डंडा नाच करते हैं। काठी नृत्य की बात करते हैं तो निमाड़ का पारंपरिक लोक नृत्य है जो देव प्रबोधनी एकादशी से लेकर महाशिवरात्रि के अवसर तक होता है। विशेष इसका क्या है? बलाही हरिजन समुदाय के लोगों द्वारा कमर में ढाक वाद्य यंत्र बांधकर किया जाने वाला मात्र पूजक पुरुष परक नृत्य है ये। काठी माता पार्वती के उपासक को रटजू रटजुल्ला कहा जाता है। इसे महाकाली नृत्य भी कहा जाता है। किसको? काठी नृत्य को। अब टूटिया नृत्य की बात करते हैं तो विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो निमाड़ में टूटिया, काठी, डंडा, आड़ा खड़ा, दुलदुल धोड़ी, गणगौर, ये इतने नृत्य हो गए। अब नेक्स्ट की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के जनजातीय नृत्य। मध्य प्रदेश राज्य का एक बड़ा भाग जनजातीय संस्कृति, मान्यताओं और परंपराओं का अनुपालन करता है। ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ की जनजातीय समुदाय की अपने अपने लोक नृत्य हैं। अब ये प्रमुख है। पहला कर्मा, ये प्रमुख है। यह बारिश के मौसम में राज्य के गोंड और उरांव जनजातियों के पुरुषों और महिलाओं द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। कर्मा नृत्य मुख्यतः कर्म की प्रधानता पर आधारित होता है जो भादो मास से प्रारंभ होकर कार्तिक माह तक चलता है। इसे लोक नृत्यों का राजा कहा जाता है। यह मंडला क्षेत्र में गोंड, बैगा, कोरकू आदि जनजातियों द्वारा किया जाता है। फिर क्षेत्र में ही इसकी सर्वाधिक शैलियां प्रचलित हैं। इसकी प्रमुख शैलियां हैं कर्मा लगड़ा, कर्मा झूमर, कर्मा लहकी, कर्मा रागनी और कर्मा ठाड़ा तथा कर्मा झरनी। तो मंडला क्षेत्र में इसकी सर्वाधिक शैलियां प्रचलित हैं। कर्मा लगड़ा, कर्मा झूमर, कर्मा लहकी, कर्मा रागनी, कर्मा ठाड़ा, कर्मा झरनी आदि। संगीत के साथ आने वाले वाद्य यंत्र मधार, ठुमकी, पायरी, छल्ला और झुमकी हैं। गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में यह शामिल है। अब कर्मा नृत्य के विभिन्न रूप हैं जैसे सीकरी, झूमर, घटवार, एकतारिया, पेंदेहर, दोहोटी, लहगी, तिगवानी। तो ये इसके विभिन्न रूप हैं। ठीक है, आपको ये आई होप कर्मा नृत्य समझ में आ गया होगा। इसी को आप जैसे अगर मेंस में आता है तो आप मेंस में लिख सकते हैं 7 नंबर में। अब नेक्स्ट बात करते हैं सैला रीना की। तो यह गोंड जनजाति द्वारा किया जाता है। यह पुरुष नृत्य करते हैं, इसे सैला कहा जाता है। जब कोई महिला इसे करती है तो उसे टीना कहा जाता है। सैला या टीना, ठीक है ना? सॉरी, टीना नहीं, रीना। रीना नृत्य है गोंड जनजाति द्वारा। मतलब इसको ऐसे समझिए, जब मेल करेगा और फीमेल, तो मेल में इसे सैला कहा जाएगा और फीमेल में इसे टीना कहा जाएगा। सॉरी, रीना। ये यहाँ पे मैं टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। कलाकारों के एक हाथ में डंडा और दूसरे हाथ में मोर पंख
फुहार लेकर नृत्य किया जाता है। मंदार प्रमुख रूप से प्रयुक्त होने वाला वाद्य यंत्र है इसमें। और रीना नृत्य मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में लोकप्रिय है और दिवाली उत्सव के दौरान किया जाता है। तो आपको सैला रीना समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। गोचो गोंचो गोंड जनजाति द्वारा किया जाता है। यह अच्छी वर्षा के लिए किया जाता है। भगोरिया, यह नृत्य होली से 7 दिन पहले किया जाता है। झाबुआ अलीराजपुर धार जिले भगोरिया नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। यह 4 मुख्य आदिवासी समुदायों जैसे भील, भिलाला, पटालिया और द्वारा किया जाता है। ठीक है, भगोरिया हो गया। अब चटकोरा की बात करते हैं तो कोरकू जनजाति द्वारा चटकोरा किया जाता है। फिर थाप्ती की बात करते हैं तो कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। नृत्य में पुरुष और महिला नर्तक दोनों भाग लेते हैं। प्रसिद्ध नर्तक है इसके मोजीलाल कोरकू। आपसे पूछ सकता है मोजीलाल कोरकू किस नृत्य से संबंधित है, तो थाप्ती नृत्य। लहंगा, सहरिया बंजारा और कंजर जनजातियों द्वारा श्रावण के महीने में और राखी के त्योहार में किया जाता है। ये सहरिया बंजारा और कंजर जनजातियों द्वारा। यह पुरुषों द्वारा लाठी पकड़े हुए लाठी की पिठाई से लयबद्ध ध्वनि उत्पन्न करने वाले और कलाबाजी के करतब दिखाने के द्वारा किया जाता है। समझ में आएगा। लहंगी नृत्य। फिर लोटा नृत्य की बात करते हैं तो इसका संचालन बंजारों ने किया है। फिर गरबा डांडिया की बात करते हैं तो यह निमाड़ क्षेत्र में दशहरा के उत्सव के दौरान बंजारा जनजाति द्वारा किया जाता है। फिर परदोनी नृत्य की बात करते हैं तो बैगा जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। यह विवाह के अवसर पर किया जाता है। बरेदी, फिर यादव नृत्य की बात करते हैं तो यह ग्वालियर जिले का एक लोक नृत्य है जो दिवाली से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन तक किया जाता है। इसमें मृदंग, ढोलक, रामतुला, ढपली, मंजीरा, झांझ आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो बरेदी और यादव नृत्य। ठीक है। अब तरताली की बात करते हैं तो कमर जनजाति तरताली नृत्य करती है जो नृत्य के कई तत्वों के साथ एक विस्तृत अनुष्ठान है। यह 2 या 3 महिलाओं द्वारा जमीन पर बैठकर किया जाता है। नृत्य के साथ स्वर गायन और ढोल होता है तरताली में कमर जनजाति द्वारा। ठीक है। अब सुआ या सुग्गा की बात करते हैं तो यह छत्तीसगढ़ और मैकाल पहाड़ियों की बैगा जनजातियों की महिलाओं द्वारा किया जाता है। सुआ शब्द का अर्थ होता है तोता। महिला डांसर तोते की चाल की नकल करती है, फिर झुककर हाथों की ताली पर पक्षी की तरह अपना सिर घुमाती है। थिस्की नामक लकड़ी की ताली को छोड़कर किसी भी वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं किया जाता है। तो सुआ और सुग्गा हो गया मैकाल छत्तीसगढ़ की बैगा जनजाति की महिलाओं द्वारा। ठीक है। मुरिया की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत लड़कों द्वारा दूल्हा और दुल्हन के साथ रस्मी जगह पर रस्म अदायगी करने से होती है। मुरिया नृत्य के कुछ प्रकार हल्की, हठ, एड़न्ना, करसाना आदि हैं। ठीक है ना, मुरिया। फिर आगे बढ़ते हैं दशहरा और दादरिया। तो मंडला जिले में बैगा आदिवासी के त्योहार दशहरा और ददरिया क्रमशः सामाजिक व्यवहार की कलात्मक और प्रेम संबंधों की भावना प्रधान अभिव्यक्ति है। ददरिया मंडला का प्रमुख नृत्य है। फिर बार नृत्य की बात करते हैं तो शहडोल, सीधी, सिंगरौली, कवर आदिवासियों के ये नृत्य है। ठीक है ना। शहडोल, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर में जो कवर आदिवासी रहते हैं उनका ये प्रमुख नृत्य है। फिर बिवारी, बरेदी या मुनिया की बात करते हैं तो सागर, पन्ना, छतरपुर में ग्वाला और गुर्जर जातियों के द्वारा किया जाता है। फिर सुवर नृत्य की बात करते हैं तो मंडला, बालाघाट और शहडोल में बैगा जनजाति का नृत्य है ये। तो अब ये आपको ये पूरे नृत्य समझ में आ गए होंगे जनजातियों के कौन कौन से हैं। सुवर नृत्य है बैगा का, विवारी, बरेदिया, मोनिया है, गुर्जर, ग्वाला जातियों का सागर, पन्ना, छतरपुर में। बार नृत्य है कवर का, मंडला में है दशहरा, और दादरिया है बैगा का। मुरिया है, मुरिया जनजाति ही एक है। फिर उसके बाद सुआ सुग्गा है बैगा जनजाति। तरताली कमर जनजाति। बरेदी यादव नृत्य, कौन सा बरेदी यादव नृत्य ग्वालियर जिले का लोक नृत्य है ये। ठीक है। फिर परधूनी बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। गरबा या डांडिया बंजारा जनजाति द्वारा। लोटा बंजारा द्वारा। लहंगी सहरिया बंजारा कंजर जनजातियों के द्वारा। ठीक है ना। थाप्ती कोरकू के द्वारा मोजीलाल कोरकू। चटकोरा कोरकू के द्वारा। भगोरिया मेन है भील, भील भिलाला पटालिया, गोंचो गोंड के द्वारा। और सैला रीना गोंड के द्वारा। इसमें सैला जो है मेल करते हैं तो सैला कहलाता है, फीमेल करती हैं तो रीना कहलाता है। फिर कर्मा नृत्य या गोंड और उरांव जनजातियों द्वारा। तो ये आपको नृत्य क्लियर होंगे। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो जब आगे इसमें अब आगे प्रमुख जनजातियां और उनके नृत्य एक बार देख लेते हैं जो मतलब इनके फेमस है। तो भील में है टोंडा, पड़वा, दागला, भटराड़ी, डांगसोला, घोड़ी, डांडिया, पाली, वीरवल्या, लहारी, मृदेंग, सोली, मुंडा, नेवताली, मोहाली, जेवा, भगिया, भगोरिया। अगर पढ़ने में कोई
मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए क्षमा है। फिर गोंड की बात करते हैं, कहरवा, कर्मा, सैला, भड़ौनी, बिरहा, सुआ, दीवानी, गोंचो, करपाड़ी, झांझ, पाठा, ढांढर, सरपाटा, तो ये गोंड के हो गए। फिर बैगा की बात करते हैं तो रीना, कर्मा, परधौनी, सुआ, सेला, दादरिया, बिल्मा, घोड़ी, पैठाई, फाग, बैगामी। फिर भारिया की बात करते हैं तो सैतम, सैला, भड़म, भिरहा। फिर कोल की बात करते हैं तो दहका, कोल दहकी, दोतलिया, नारदी नेत्र। फिर सहरिया की बात करते हैं तो लहंगी, दुलदुल धोड़ी, तेजाजी, इंद्रपुरी। ठीक है। फिर बंजारा की बात करते हैं तो तलवार, डंडा बेली, लहंगी, मछली। फिर खेरवार की बात करते हैं तो कर्मा। फिर उराव की बात करते हैं तो सरहुल, घुड़िया, डंडा। कोरकू की बात करते हैं तो चटकोरा, घेड़ा, चाचरी, गादली, थापटी, खम्ब स्वांग, ढाडिया, अटारी, देव दशहरा, खम्ब नाच, ढांढल, ठाठिया, चिल्लुड़ी, ठांठ्या। ये कोरकू के हिस्से सारे। फिर मुड़िया की बात करते हैं तो छेरता और गौर है। तो ये पूरे खत्म हो गए। अब आगे की ओर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में जो लोकगीत हैं, तो पहले निमाड़ अंचल के प्रमुख लोकगीत की बात करते हैं तो कलगी तुर्रा। कलगी तुर्रा की बात करते हैं तो निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड और मंडला में प्रतिस्पर्धात्मक एक कलगी अखाड़ा है। दूसरा तुर्रा, कलगी को शक्ति अखाड़ा भी बोलते हैं, उसको दूसरे वाले को तुर्रा को शिव अखाड़ा भी बोलते हैं। अखाड़े के गुरु उसको उस्ताद बोलते हैं, जो श्री सुमेर सिंह सुमन और श्री मनसा राम सबसे बड़े गुरु हैं। चंग की थाप पर रात भर रात भर कलगी तुर्रा गाया जाता है। ठीक है ना, आपको कलगी तुर्रा का समझ में आया होगा। दो अखाड़े हैं, कलगी शक्ति अखाड़ा और तुर्रा शिव अखाड़ा। इस गायन शैली का प्रसार एक समय कर्नाटक से लगातार उत्तर प्रदेश तक था। सोचो। संत सिंगा जी गीत दूसरा है, निमाड़ अंचल और मालवा के कुछ हिस्सों में गाया जाता है। उच्च स्वरों में एकल और समूह गायन शैली है। मृदंग और झांझ के साथ उच्च स्वर में भजन गायन की शैली का विकास स्वयं सिंगा जी ने किया था। ये गृहस्थ जीवन, कृषि, पशुपालन से संबंधित गायन है। संत जी सिंगा जी ने पहली बार खेती गृहस्थी संबंधित प्रतीकों को अपने काव्य में स्थान दिया। उनमें नागझिरी के दगड़ू गप्पल और हरसूद की श्रुति, जीवंता खेड़े मंडलियों की आज की संत सिंगा जी भजन गायल शैली की श्रेष्ठ मंडलियां कही जाती हैं। जैसे नागझिरी के दगड़ू गप्पल और हरसूद की श्रुति, जीवनता खेड़े जो मंडलियां हैं, ये सिंगा जी की श्रेष्ठ मंडलियां कही जाती हैं। निर्गुणिया गीत की बात करते हैं तो किसी भी अवसर पर साधुओं के द्वारा गाया जाता है। कबीर, मीरा आदि संतों के भक्ति पदों का गायन है इसमें। फिर मसाणिया अथवा कायोखों की बात करते हैं तो मृत्यु गीतों को मसाणिया अथवा कायोखों के गीत कहते हैं। किसी व्यक्ति की मृत्यु पे होने पर आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता संबंधी पारंपरिक गीत गाए जाते हैं। झांझ मृदंग एक तारे के साथ समूह में गाया जाता है। ये गीतों में आत्मा को दुल्हन की उपमा दी जाती है और शरीर को दूल्हा कहा जाता है। तो ये मसाणिया अथवा कायाकों का है। ठीक है। अब फाग गायन गीत बोलते हैं। होली के अवसर पर फाग गीत गाए जाते हैं, प्रायः कृष्ण और राधा पर केंद्रित होते हैं, जिसमें हंसी मजाक ठिठोली छेड़छाड़ के गीत प्रमुख है। स्त्री परक फाग गायन अलग होता है। फिर गरबा गीत की बात करते हैं तो स्त्री परक अनुष्ठानिक लोक गायन है। गरबी गीत की बात करते हैं तो पुरुष परक लोक गायन है। गरबी गीत श्रृंगार और हास्य परक होती है, जो नृत्य और बैठकी गायन दोनों में चलती है। ठीक है। फिर गवलन गीत की बात करते हैं तो गवलन गीतों का प्रमुख उपयोग रासलीला में किया जाता है। ये कृष्ण इसके गायन की पद्धति गरबी से भिन्न होती है। लीला के गीत हैं। गवलन गीत पुरुष वर्ग के होते हैं। ठीक है ना, गवलन गीत हो गए। तो आपको गवलन, गरबी, गरबा, फाग गायन, मसाणिया, कायको, निर्गुणिया गीत और संत सिंगा जी गायन, कलगीत तुर्रा निमाड़ अंचल के प्रमुख लोकगीत हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नाग अभी और हैं। नाथपंथी महिलाएं प्रायः सुबह सुबह प्रभाती गाती हुई मिलती हैं। ठीक है। फिर रास मंडल जन्माष्टमी के अवसर पर निमाड़ में किया जाने वाला प्रमुख लोकनाट्य है। इसमें स्त्री पात्रों की भूमिका पुरुष ही निभाते हैं। ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ठोंठ्या पाती और पनवाड़ी सॉन्ग की तरह महिला परक लोक नृत्य है। पाती और पनवाड़ी सॉन्ग की तरह इसमें कलाकार तथा दर्शक दोनों महिलाएं ही होती हैं। यह पूर्णतः महिला प्रधान लोक नृत्य है। ये हो गए ठोंठ्या, रासमंडल, नागपंथी, गवलन गीत, गरबी गीत, गरबा गीत। ठीक है ना, ये ऊपर पूरे निमाड़ के थे। अब आगे बढ़ते हैं मालवा के अंचल के लोकगीत। तो मालवी लोकगीत, मालवी लोक गायन में एक प्रकार से बोली की मिठास के साथ वहां की प्रगति, धरती और संस्कृति की समृद्धि और सौंदर्य के मूल स्वर स्वर सहज रूप में सुनाई देते हैं। मालवा में पुंसवन
जन्म, मुंडन, जनेऊ, सगाई, विवाह के अवसर पर पारंपरिक लोकगीत गाने की प्रथा है। फिर भरथरी गायन की बात करते हैं तो राजा भरथरी व रानी पिंगला के वियोग का वर्णन गोरखवाणी कबीर मीरा जी के भजन गाते हैं। ठीक है ना, राजा भरथरी और रानी पिंगला के वियोग का वर्णन गोरख। ठीक है। अब मालवा में नाथ संप्रदाय के लोग चिंकारा पर भरथरी का गायन करते हैं, एकल व सामूहिक गायन करते हैं इसमें। फिर निर्गुणी भजन गायन की बात करते हैं तो श्री प्रहलाद सिंह टिप्पानिया का दल सर्वश्रेष्ठ है। एक तारा और मंजीरे के स्वरों के साथ एक तारा और मंजीरों के स्वरों के साथ मालवा के लोक धुनों और मालवी की माधुरी बोली देखी जा सकती है। ठीक है। अब संजा गीत की बात करते हैं तो पितृ पक्ष में किशोरियां संजा पर्व मनाती हैं। संजा गीत मूलतः किशोरियों की पारंपरिक गायन पद्धति है। गोबर और फूल पत्तियों से संजा की सुंदर आकृतियां बनाती हैं। ठीक है, संजा गीत हो गया। अब हीड़ गायन की बात करते हैं तो श्रवण श्रावण के महीनों में बाग बगीचों में झूले पड़ते हैं। गांवों में हीड़ गायन की प्रतिस्पर्धा शुरू होती है। गोवर्धन पूजा के समय भी हीड़ गायन किया जाता है। हीड़ गायन हो गया। बरसाती वार्ता गीत की बात करते हैं तो बरसात के समय में किया जाता है। शैलू इसकी जो शैली है चंपू काव्य की तरह होती है। इसमें मालवी गद्य और पद्य का चरमोत्कर्ष देखा जा सकता है। फिर रेलो गीत की बात करते हैं तो और निमाड़ अंचल में भीड़ और कोरकू जनजाति का गायन है जो प्रमुख रूप से नवयुवक और युवतियों द्वारा गाया जाता है। फिर तेजा जी कथा गायन की बात करते हैं तो वीरोचित कार्यों का बखान है इसमें। भोपे गायन पण वाचना की बात करते हैं तो भोपे गायन मालवा अंचल की गायन शैली है जिसमें चंपू शैली में वंशावली का बखान किया जाता है। ढोला मारू की बात करते हैं। ढोला मारू गीत राजस्थान की प्रसिद्ध प्रेम कहानी है जो कि एक दोहा और नाट्य है। मध्य प्रदेश में यह ग्वालियर जिले में बुंदेलखंड क्षेत्र मालवा क्षेत्र के जिले में गाया जाता है ढोला मारू गीत। फिर गौरी की बात करते हैं तो गौरी का उद्भव शिव भस्मासुर की कथा से माना जाता है तथा इसका आयोजन रक्षाबंधन के दूसरे दिन से शुरू होकर सवा महीने तक चलता है। प्रमुख रूप से भील जनजाति का प्राचीन लोक नाट्य है ये। अब कठपुतली की बात करते हैं तो कठपुतली नृत्य लोक नाट्य की एक शैली है जिसमें लकड़ी, कड़ी, धागे व गुड़ियों द्वारा जीवन के प्रसंगों की अभिव्यक्त तथा मंचन किया जाता है। नोट, यहाँ पे थोड़ा नोट है। मालवी लोक संगीत के क्षेत्र हीरा सिंह बोटलिया को संगीत नाटक अकादमी द्वारा अमृत पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। बुंदेलखंड में प्रमुख लोकगीत बुंदेली लोकगीत। आल्हा गायन बात करते हैं तो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। एकल व सामूहिक गायन शैली उच्च स्वर सहित उला उदल की बामन लड़ाइयाँ आला छंद के कारण इसका नाम पड़ा। मतलब इसमें यह है कि आला उदल की जो बामन लड़ाइयाँ हैं उनको गीत के द्वारा बताया गया है। आल्हा गायन वीर रस प्रधान मूल भाषा बुंदेली है इसकी। अब भोला गीत तथा बामोलिया की बात करते हैं तो बुंदेलखंड की वाचिक परंपरा के मधुर गीत हैं जिनमें लंबे लयमय गीत भी कहा जाता है। बम्बुलिया गीत प्रायः स्त्री पुरुष समूह द्वारा बिना वाद्य यंत्र के श्रवण मास में शिवरात्रि, बसंत पंचमी, मकर संक्रांति के अवसर पर गाया जाता है। गीत प्रायः प्रश्न शैली में होते हैं, उनका दोहरा भी उत्तर भी होता है। ठीक है ना, भोला गीत अथवा बम्बुलिया हो गए बुंदेलखंड में। फिर फाग गीत की बात करते हैं तो होली के अवसर पर होता है। मृदंग, टिमकी, मंजीरा बजाया जाता है। ठाकुर फाग में स्त्रियां जिराई का खेल खेलती हैं। ईसरी की चौकड़ियां फाग बैठाकर गाई जाती हैं। राई फाग राई नृत्य के साथ गाई जाती है फाग गीत। ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं वैरायटा गायन। धार्मिक त्योहारों के अवसर पर महाभारती कथाएं गाई जाती हैं। देवारी गायन की बात करते हैं तो दोहों पर केंद्रित होता है। अहिर, गवली, बरेदी, घूसी आदि जातियों में देवारी गायन और नृत्य करने की परंपरा है। दीपावली के अवसर पर ग्वाल बाल सिर पर मोर पंख धारण कर कर देवारी मांगते हैं। देवारी दोहों पर केंद्रित होता है। अब जगदेव का पुरारक गीत की बात करते हैं तो चैत्र और कुआर मास में गाते हैं। देवी की स्तुति से संबंधित एक लंबा आख्यान है जिसे भक्त गाते हैं। पंडवानी की बात करते हैं तो गोंड आदिवासियों की प्रधान शाखा से संबंधित जिसमें पांडव की कथा गाई जाती है। पंडवा पंडवानी की दो शैलियां कपालिक व वेदमती हैं। पंडवानी की दो शैलियां कपालिक और वेदमती। तीजन बाई पंडवानी लोक नृत्य की पहली महिला कलाकार हैं जिन्हें 1988 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। तीजन बाई पंडवानी की कपालिक शैली की, ये पूछ सकता है कि किस शैली की थी। कपालिक शैली की गायक हैं। शांतिबाई चेलकने, ऊषाबाई बारले, पुनियाबाई पंडवानी से संबंधित हैं। तो शांतिबाई चेलकने, ऊषाबाई बारले और पुनियाबाई पंडवानी से संबंधित हैं। फिर अखाड़ा की बात करते हैं तो विजयादशमी के अवसर पर शारीरिक कर्तव्य, व्यायाम और सत संचालन की परंपरा है। फिर रास लीला की बात करते हैं तो बुंदेलखंड और बघेलखंड में प्रचलित है। यह कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है। तो आपको बुंदेलखंड की क्लियर हो गई। अब बघेलखंड की प्रमुख गीतों की बात करते हैं तो बघेली लोकगीत में बसदेवा गायन हरबोले जाति द्वारा यजमान के समक्ष दिन में किया जाता है।
सामूहिक गायन शैली श्रवण कुमार की कथा गायन करने के कारण इन्हें सरमन गायक भी कहते हैं। किसको? बसदेवा गायन वालों को। बसदेवा जाति रामायण कथा के साथ कर्ण कथा, मोर ध्वज, गोपी चंद, भरथरी, भोले बाबा आदि लोगों को चरित्र कथा गाते हैं। अब बिरहा गायन की बात करते हैं तो बिरहा प्रायः खेत सुनसान राहों में सवाल जवाब के रूप में गाया जाता है। बिरहा की गायन शैली सर्वथा मौलिक और माधुरीपूर्ण है। उतरती रात में बिरहा के ताने आकर्षक और कर्णप्रिय लगती हैं। बिरहा श्रृंगार परक गीत है। ठीक है। अब विदेशिया गायन की बात करते हैं तो गड़रिया, तेली, कोटवार जात के लोग विशेष दक्षता रखते हैं। विदेशिया गायन प्रायः जंगल अथवा सुनसान रात में किया जाता है। विदेशिया बिछुआ और मिलन की अभिलाषा के गीत हैं, जिनमें लोक गायन नायिका के मन में आतुरता सहज चित्रण होता है। अब फाग गायन की बात करते हैं तो यह नगाड़ों के ऊपर फाग गायन किया जाता है, नगाड़ों के ऊपर। ठीक है। अब ये तो हो गए पूरे लोकगीत। अब अन्य मध्य प्रदेश के जो अन्य प्रमुख लोकगीत हो गए वो तो मतलब क्षेत्र के हिसाब से हो गए। अब जो प्रमुख और हैं, लावड़ी गायन, यह मालवा निमाड़ अंचल में किया जाता है। यह प्रायः सुबह के समय किया जाता है। महिला परक और पुरुष परक नृत्य है। ढोला मारू गीत मालवा निमाड़ तथा बुंदेलखंड में गाए जाते गीत गाए जाते हैं। गीत में प्रेम कथा का गायन किया जाता है। गीत का गायन रात के समय ढोला मारू नाटक के साथ साथ किया जाता है। पंडवानी गीत की बात करते हैं तो शहडोल, अनूपपुर एवं बालाघाट जिले में गाए जाते हैं। यह अधिकतम शाम के समय आयोजित किया जाता है। बांस गीत की बात करें तो मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ से जुड़े जिलों में गाया जाता है। बांस गीत मुख्य रूप से रात के समय गाया जाता है। मोर ध्वज एवं कर्ण की गाथाओं पर आधारित यह गीत महिला परक होते हैं। ठीक है। घोटुल पारा गीत की बात करते हैं तो मुड़िया आदिवासी क्षेत्रों में गाया जाता है। यह गीत सिर्फ नृत्य के अवसर पर ही गाया जाता है। रेलो गीत की बात करते हैं तो भील, कोरकू आदिवासी जनजातियों द्वारा गाया जाता है। यह केवल युवा युवतियों के द्वारा ही गाया जाता है। ठीक है। तो भील, कोरकू जनजातियों द्वारा, तो ये प्रमुख वो हो गए। अब वीडियो में नेक्स्ट में बात करते हैं, जो टॉपिक है एमपी में पर्यटन। तो 3 टाइप के हैं, पुरातात्विक हो गया, धार्मिक और सांस्कृतिक हो गया, प्राकृतिक हो गया। तो पुरातात्विक में पुरातात्विक स्थल, महल, किले, गुफाएं की बात करेंगे। धार्मिक सांस्कृतिक में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख संग्रहालय, इन सब की बात करेंगे। संस्कृति और जनजाति संग्रहालयों की बात करेंगे। मतलब जो स्थल है धार्मिक, कौन कौन से? हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख धार्मिक स्थलों की, और संग्रहालय, संस्कृति और जनजाति। फिर प्राकृतिक में मकबरे, समाधियां और छत्रियां की बात करेंगे। तो गुफाएं, पहले गुफाओं की बात करते हैं तो उदयगिरी गुफा बिरसा जिले के सोनपुटरा गांव में स्थित उदयगिरी गुफाएं विभिन्न पाषाण काली गुफाओं का समूह है। ठीक है ना। तो बिरसा जिले में है उदयगिरी गुफा। विशेषताएं इसकी देख लीजिए। चट्टानों को काटकर विशाल गुफाओं का निर्माण किया है। उत्तरकालीन शास्त्रीय कला का अनुपम उदाहरण है। हाथी गुम्फा अभिलेख भुवनेश्वर में उदयगिरी को कुमारी पर्वत कहा गया है। हाथी गुम्फा अभिलेख में उदयगिरी की जो गुफाएं हैं उनको उदयगिरी को कुमारी पर्वत कहा गया है। गुफा नंबर 1 और 20 में जैन धर्म से संबंधित है। गुफा नंबर 1 और 3 की दिशाओं में शैलकृत और एक दिशा में प्रस्तर खंडों से बनी है। स्थानीय लोग इसे सूरज गुफा कहते हैं। बीना वादिका गुफा गुफा नंबर 4 में विशाल शिवलिंग है। गुफा नंबर 5 में वराह अवतार की विशाल प्रतिमा है। गुफा नंबर 13 में तेज से साई भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। गुफा नंबर 19 अमृत गुफा गंगा और यमुना को लघु आकृतियों और आरोपित पैटर्न के साथ जीवंत किया जाता है। अमृत मंथन का दृश्य भी अद्भुत है। तो गुफा नंबर 19 अमृत गुफा कहलाती है। ठीक है ना। इसमें गंगा और यमुना को लघु आकृतियों और आरोपित पैटर्न के साथ जीवंत किया गया है। तो ये आपको पूरी गुफा याद रखनी है, कोई पूछ सकता है। फिर भीमबेटका प्राग ऐतिहासिक मानव के साक्ष्य अब्दुल्लागंज रायसेन के विंध्य पर्वतों में स्थित भीमबेटका के शैलाश्रय हैं। खोज 1957 में पूरा तत्व शास्त्री डॉक्टर श्रीधर विष्णु व करकर्ण ने की थी। ठीक है ना। तो भीमबेटका विशेषताएं 500 के लगभग गुफाओं का सबसे बड़ा समूह। इन पर अनेक चित्र अंकित है जो उनके लौकिक जीवन की कहानी बताते हैं। इनका संबंध पांडवों के अज्ञातवास से जोड़ा गया है। गुफाओं में प्राप्त चित्रों के आधार पर गुफाओं का नामकरण किया गया है, जैसे नग्न भट्टारिका, मेदलेनीय गुफा, वराहगिरी शैल गुफा, बड़ा रंग महल, छोटा रंग महल, मुर्दा टूंग। तो इनमें से कोई गुफा पूछ लेता है और पूछते किससे संबंधित, तो आपको भीमबेटका लगाना है। फिर नगेंद्रनाथ गुफाएं जो रायसेन में है, ये रायसेन है, इसको ध्यान रखिएगा, रायसेन में है, उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे पाटनी गांव रायसेन में अवस्थित दुर्लभ रॉक पेंटिंग्स युक्त हैं। यह गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। इन गुफाओं की खोज 2009 में की थी। इसकी तुलना भीमबेटका गुफाओं से की जाती है। फिर धमनार की गुफाएं मंदसौर की गरौट तहसील में स्थित हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित है ये। फिर धर्म राजेश्वर गुफाएं की गरौट मंदसौर में स्थित है। कर्नल टाट के अनुसार ये जैन गुफाएं हैं। ठीक है। खजेड़िया भोफा गुफा की बात करते हैं तो धमनार मंदसौर में स्थित है। 28 बौद्ध गुफाएं हैं।
फिर उसकी बात करते हैं पोला डोंगर गुफाएं, ये भी गरौठ में स्थित हैं, जो कि मंदसौर में है। यह पहाड़ी काट कर बनाई गई है, लुगड़ ने खोज की थी। तो मंदसौर में कितनी है? मंदसौर में है पोला डोंगर गुफा, ठीक है, लुगड़ ने खोज की थी। फिर खेजड़िया भोपा गुफा, ठीक है, फिर ये बौद्ध गुफा है। फिर धर्मराजेश्वर गुफा गरौठ मंदसौर में है, इसको कर्नल टार ने जैन गुफाएं कहा था। और धमनार की गुफा बौद्ध धर्म की है, मंदसौर में है, ठीक है ना। तो इतनी सारी गुफाएं हैं। फिर बाघ गुफाएं, बाघ नदी के तट के समीप विंध्याचल पहाड़ी में बाघ की प्रसिद्ध गुफाएं हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित इन गुफाओं के भित्ति चित्र अजंता के समकक्ष माने जाते हैं। यहाँ भी 9 से 5 गुफाएं सुरक्षित रह गई हैं। इसके खोजकर्ता डोंगरफील्ड 1818 के थे। गुफाओं को 1951 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था। इसकी तुलना अजंता की गुफाओं से की जाती है। कुल गुफाएं 9 हैं, जिसमें 4 नष्ट हो गई, 5 शेष हैं। गुफा नंबर 2 में 5 बौद्ध की मूर्तियां हैं, जिन्हें स्थानीय लोग 5 पांडव मानते हैं। इन्हें बौद्ध चित्र के प्राण भी कहते हैं। गुफा संख्य गुफा संख्या सॉरी 4 व 5, ये 2-5 थी, यहाँ 4-5 को संयुक्त रूप से रंग महल कहा गया है। गुफा नंबर 2 को सबसे प्रसिद्ध चित्र पद्म पाणी का बुद्ध है। इस चित्र के बुद्ध के मुख पर सौम्यता है। इन गुफाओं पर की गई चित्रकारी को फ्रेस्को मुराल पेंटिंग कहा जाता है, मुगल पेंटिंग। ये चूने के प्लस्तर पर बनी है। इन चित्रों को ग्वालियर के गुजरी महल संग्रहालय और भोपाल के राज्य पुरातत्व संग्रहालय में देखा जा सकता है। इसकी विशेषताएं देख लीजिए। इन गुफाओं की अधिकांश गुफाएं बोधिसत्व के विहार थे, जो चतुर्भुजी योजना पर निर्मित है। सातवाहनों के द्वारा चित्र आदि निर्मित किए गए हैं। बाघ गुफाएं रंगीन भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। इन पर की गई चित्रकारी फ्रेस्को मुगल पेंटिंग कहलाती है। तो बाघ गुफाओं को आपको याद रखना होगा और आप इससे 10 नंबर का क्वेश्चन में लिख सकते हैं। फ्रेस्को मुगल पेंटिंग बाघ गुफाओं से संबंधित है। फिर बिलौवा गुफाएं ग्वालियर में स्थित हैं। बिलौवा गुफाएं मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में अवस्थित हैं। बिलौवा की गुफाओं में शैलकृत शैव प्रतिमाएं हैं। फिर भरथरी गुफाएं उज्जैन में कलिया देव महल के निकट स्थित भरथरी गुफाएं की संख्या में 9 है, लेकिन इनमें 5 ही सही अवस्था में मौजूद हैं। इनका निर्माण राजा भरथरी के सम्मान में परमार शासकों ने करवाया था। यहाँ नाथ संप्रदाय के साधुओं का स्थान है। इस गुफा की रचना बौद्ध कालीन शिल्प के अनुसार हुई है। गुफाएं देख लीजिए यहाँ। अब जो मेन मेन गुफाएं हैं, तो सारू मारू गुफा पानगुड़िया सीहोर में है। लोहानी गुफा और 7 कोठारी गुफा धार में है। बिलौवा गुफा सिद्धांचल जैन मंदिर गुफाएं ग्वालियर में है। छिंजरी कटनी में है। देवनाला गुफा डिंडोरी में है। आबचंद की गुफाएं रॉक शेल्टर की गुफाएं आबचंद और रॉक शेल्टर की सागर में है। अंबाबाई की गुफा बैतूल में है। जगदीश पहाड़ी की गुफाएं सतना में है। गुड़ी की गुफा सिवनी में है। सिलहरा की गुफाएं अनूपपुर में है। बांधवगढ़ की गुफाएं बांधवगढ़ नेशनल पार्क में है। रीछगढ़ की गुफा कजली काजल रानी की गुफाएं और सतमातृका गुफा खंडवा में है। राधा देवी की गुफाएं छिंदवाड़ा में है। सतपुड़ा नेशनल पार्क की गुफा सतपुड़ा नेशनल पार्क में सतपुड़ा गुफा सतपुड़ा नेशनल पार्क में है। गोविंदा भागवत पाद गुफाएं और सिद्ध बाबा गुफाएं निवाड़ी में है। जामवंत गुफा सत्यनगरी देवास में है। लिखी दाद गुफा चंदेरी में है। खंडखिरी की गुफा बिरसा में है। लिखी छाछ गुफा कारस मुरैना में है। चंद्रशेखर आजाद गुफा टीकमगढ़ में है। लखवारिया गुफा शहडोल में है। आला उजल की गुफा मैहर सतना में है। जटाशंकर की गुफाएं पचमढ़ी में है। नवेली की गुफा भोपाल में है। गुप्तेश्वर की गुफा छिंदवाड़ा में है। पहाड़गढ़ की गुफाएं मुरैना में है। पार्वती की गुफा रायसेन में है। तो दोस्तों अब यहाँ पे पूरी गुफाएं खत्म हो गई हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में हम किलों की बात करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई हो, और इसके पीछे का आपको वीडियो देखने हो तो हमारे पुराने वीडियो बने हुए हैं 6-7, उनमें आप जाके पूरा विजिट कर सकते हैं। हमने पूरे इंपॉर्टेंट फैक्ट डिटेल में कवर किए हैं, तो आप जाके विजिट कर सकते हैं। और आगे भी हम भी जब प्री के बाद मेंस की भी क्लासेस ऐसे ही डालेंगे। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप हमें इससे जुड़ सकते हैं, और आप कुछ इसमें गलत लगा हो तो कमेंट के रूप में, या कुछ आपकी प्रतिक्रिया हो सुझाव हो तो वही बता सकते हैं। इसके सुनने के लिए लास्ट तक धन्यवाद दोस्तों।